सीपीएफ पूरी करी थी, मैथ्स और रीजनिंग में चाहे लास्ट टाइम मेरा टॉपिक इसको करके ये सीपीएफ अपना पूरा हो जाएगा, पूरे पेपर का एनालिसिस हो जाएगा जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं मोस्टली। देखो 2014 से 2023 10 ईयर के पेपर्स है। पेपर के अंदर अगर मैं सिलेबस देखूं तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द क्वेश्चंस वर टेस्ट टू डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई की बात करिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की बात करिए। लेकिन मैथ्स में ना क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैथ्स के अंदर अभी 2023 के अंदर सबसे पहली बार एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले ज्योमेट्री नहीं पूछी गई थी। और अपन क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिलेबस की तो इतना वास्ट देते हैं कि एक टॉपिक भी मेंशन नहीं करते, तो उसके अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं ना। फिर रीजनिंग तो बहुत इजी आई थी, तो रीजनिंग तो आप आराम से कर सकते हो। और क्वेश्चंस बता दूंगी कुछ मिरर इमेज डाइस के, और ये न्यूमेरिकल मतलब नंबर सिस्टम पे है, अल्फाबेटिकल सीरीज पे क्वेश्चन से इजी है, रीजनिंग तो हो जाएगी आराम से। मैथ्स भी हो जाएगी, लेकिन मैथ्स में एक दो क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस नॉर्मल है। देखो एक बार मैथ्स के अंदर अपन टॉपिक देख लें कि ये वाले टॉपिक तो अपन को करने ही करने, तो अपना हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वेन डायग्राम, तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो या फिर आपकी जो कॉपी है जहाँ पे आप लिखते हो रजिस्टर के अंदर, आप ऊपर ही लिख लेना वेन डायग्राम फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट टॉपिक, यानी मुझे जब भी प्रिपेयर करना है मैथ्स के लिए तो मुझे वेन डायग्राम प्रिपेयर करके जाना है। देखो 2015 में मैंने वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा। अब वेन डायग्राम मैथ्स के लिए क्या सोर्स है मैं बताती हूँ। पर्सनली मैंने मैथ्स के लिए कोई भी सोर्स कभी भी प्रेफर नहीं करा, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात ये मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी मैथ्स में, मतलब मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, बस इतना समझ लो। तो मैंने मैथ्स कि ये जो है ना वेन डायग्राम ये 11th क्लास की बुक में अपने पढ़ रखा है, तो ये वहां से हो गया था। नॉर्मली जो क्वेश्चन है मुझे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती मैथ्स के अंदर, लेकिन मैं लॉन्ग मेथड से उसको सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चंस को। बच्चे और मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाती माइंड में, जो बच्चे कैलकुलेशन में वही कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं हमेशा मैथ्स को, क्योंकि सीएपीएफ में मैथ्स इतनी हार्ड आती भी नहीं है एसएससी की तरह, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो वो आराम से हो जाएंगे नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी। जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके भी क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आप टॉपिक देख लो, यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करो, उसका कोई वीडियो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, और उसको उसके 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, निकल जाएगा आराम से। वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली फिगर दे रखा है, यहाँ पे आपको फिगर बनाना है कि ए ने इतने पास करा, बी ने इतना पास करा, सी ने इतना पास करा, ये तीनों ने इतना पास करा, इन दोनों ने इतना पास करा, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे भी वही चीज है, हॉरर मूवी पे दे रखा है, परसेंटेज पे बेस्ड है, और ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। और यहाँ पे देखो फिर वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन में मैथ्स में फेल हुए, इंग्लिश के अंदर फेल हुए कैंडिडेट, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, और ये कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में 292 कैंडिडेट, यहाँ पे परसेंटेज 292, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ये भी वेन डायग्राम का। इतने इंग्लिश बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, तीनों का मिक्स है। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन में वही केमिस्ट्री, फिजिक्स वाली, मैथ्स वाली इतने फेल होते हैं, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन। यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं कितने बच्चे, फुटबॉल खेलते हैं, वो भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो ये जो सर्कल्स बना के वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके वैसे कवर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन वेन डायग्राम का, फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम्स में हमसे पूछ लिया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दे रखा है, तो ये जो 2 है ये तीनों देखते हैं, ये तीनों पेपर पढ़ते हैं, ये सारे इस पे 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो बहुत ईजी होता है और हो जाएंगे। जब मैंने वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करे तो वहाँ पे जो मैंने जैसे सॉल्व करे वहाँ पे भी देख लोगे तो हो जाएगा, किसी और से भी देख लो, मेरे से देखना जरूरी नहीं है। एवरेज देखो, एवरेज की हम बात करते हैं, यहाँ पे एबीसीडी दे रखा है, तो इनकी एवरेज यहाँ पे कोई नंबर ले लो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, उनसे सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। फिर एवरेज में एबीसी, अर्थमेटिक मीन की बात कर ली, हार्मोनिक मीन आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन क्या है। अगर आपको बस इतनी सी नॉलेज होगी ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ईजी है। फिर यहाँ पे देखो एवरेज एज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। एज में मैंने नेक्स्ट है, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कहीं पेस्ट कर दिया कि एवरेज एज पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देखो डीआईपी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, 3 क्वेश्चन मिले मुझे, हो सकते हैं जो एक दो मुझसे क्वेश्चन मिस हो गए, बट फिर भी मोस्टली मुझे ये बताने की यहाँ पे डीआई में आपको एबीसीडी दे दिया, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, डिमांड और सप्लाई का क्वेश्चन दे रखा है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है इसमें ईयर में, तो ये एवरेज निकाल के पूछ लेंगे। तो डीआई तो थोड़ी इजी आती है, आप आराम से कर लोगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अलजेब्रा भी इजी है, आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अलजेब्रा को नॉर्मली सॉल्व करने का तरीका होता है वैल्यू पुट करो, वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर्स निकल जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का फॉर्मूला, उससे होगा कि इसकी वेलोसिटी लेस है, डिस्टेंस इतना कवर करा, तो ये भी वैल्यू पुट करोगे। अलजेब्रा वाले क्वेश्चन अलजेब्रा वाले, लेकिन स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्टली डिविजिबल बाय एक्स है, तो उसकी एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। कुछ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो उनके बारे में कौन सी चीज करेक्ट है, वही वैल्यू पुट करो और आंसर निकलेगा। 3 डिजिट नंबर दे रखा है, ये 4 डिजिट नंबर है, ऐसा है, डिविजिबल हो जाएगा 11 से, तो कंडीशन निकालो। एक्स वाई है, कितनी टर्म्स हो सकती है सिंगल एक्स और वाई की,
ये कंडीशन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई टू डिजिट है, फिर उनको इंटरचेंज कर दिया, इनका डिफरेंस ये है तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, फिर वो चीज करनी है। फिर ये वाला क्वेश्चन अलजेब्रा के ऐसे हो जाएंगे। अलजेब्रा की थोड़े ज्यादा कुछ क्वेश्चन हार्ड भी है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है, ये क्वेश्चन कर लेना और अलजेब्रा वो वापस से यूट्यूब से कहीं से पढ़ लेना, हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एवरेज के बारे में, एवरेज पूछा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का, आपको बताना है कि एवरेज क्या होगा, 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन एक डिफरेंस पे पूछ लिया गया कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस ये देखा, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तो ईयर के लिए याद कर लेना, निकल जाएगा। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, वैल्यू चेंज कर दी गई। सेलिंग प्राइस और लॉस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे पूछा गया है कितनी सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है यहाँ पे। जो ट्रिपल सम हो जाता है तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट कितना होगा, ये चीज पूछ ली। कंपाउंडेड एनुअली हो गया 2 ईयर के बाद उसकी मैच्योरिटी होने पर वो कितना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी ये क्वेश्चन यहाँ पे था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पेश कर दिया। फिर एज और सर्कल, पहले सर्कल के क्वेश्चन देख लो। सर्कल के क्वेश्चन पूछे गए कि हमसे पूछा गया कि सर्कल का रेडियस है आर्क कितनी लेंथ का बन रहा है। फिर यहाँ पे पूछा गया ट्वाइस द एज, यहाँ पे एज का क्वेश्चन है, एज पूछ ली गई। फिर यहाँ पे सर्कल का क्वेश्चन पूछा गया, व्हील है रिवोल्यूशन पे, सर्कल आपको प्रिपेयर करना है। कॉइन का ये पेरिफेरी है, कॉइन उस पे चलता है, वो बिना स्लिप हुए कितनी बार चलेगा। रेसिंग हो रही है यहाँ पे, फिर आपसे पूछ लिया कंप्लीट सर्कल एंगुलर स्पीड क्या होगी उसकी, वो चीज बतानी है। फिर यहाँ पे देखो एज से रिलेटेड, एज का क्वेश्चन एक तो यहाँ पे है ट्वाइस एज होगी फादर और मदर की। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे कि फादर 6 साल पहले, 4 साल पहले इतनी एज का था सन से, तो अब कितनी प्रेजेंटेज होगी। फादर और सन की एज 45 ईयर्स है, ग्रैंडफादर और उसकी फादर की एज इतनी 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो अब बताओ इतनी एज क्या होगी। यहाँ पे एवरेज एज दे रखी है फादर और एल्डर सन की, यंगर सन की। फिर पूछा है कि तीनों की एज बताओ या फादर की एज बताओ। 2 ईयर्स को पहले एक ही एज इतनी थी, बी की एज इतनी हो गई, ये इतने टाइम्स थी, लेकिन अब बताओ अब डबल होने के बाद कितनी हो जाएगी। तो ये सारे एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको एजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो चीज करनी है। स्पीड डिस्टेंस टाइम पे भी क्वेश्चन निकलते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम पे वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वो थोड़ा सा घूम गया है कि माइलेज इतना है इसका एक व्हीकल के, इतना लीटर चलता है, इतना किलोमीटर उसने ट्रैवल करा, तो उसको कितना फ्यूल लगेगा, कितना टाइम लगेगा। 2 लोग हैं, तो एक दूसरे, या तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। दोनों ट्रेन पैरेलल ट्रैवल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो कितने टाइम बाद मिलेंगी, या फिर कितना डिस्टेंस एक ट्रेन कवर करेगी, कितनी स्पीड होगी, ये क्वेश्चन है इसमें। ये अपार्ट है, 472 किलोमीटर अपार्ट है। 2 फ्रेंड है 10 किलोमीटर अपार्ट है, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, वही सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, या फिर सेम डायरेक्शन वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा कार जो है वो ट्रैवल कर रही है इतनी स्पीड से, इतनी डिस्टेंस से, फिर उसने स्पीड इतनी रखी, तो एवरेज स्पीड बता दो। इतनी आवर से वो चल रहा था, उसकी एवरेज स्पीड इतनी होगी, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी है, 10 मिनट फ्रंट पे चला, फिर राइट में चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, तो अब बता दो कितना डिस्टेंस चला है। 2 कार के क्वेश्चन पूछ लिया, इतनी स्पीड से चल रही है, कवर करना है। ए ने अपनी स्पीड डबल कर ली, बी 60 किलोमीटर से चल रहा है, तो बता दो कितना डिस्टेंस होगा, ओरिजिनल क्या स्पीड थी। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी करवा दिए, लेकिन अभी क्वेश्चंस बता दूं बेसिकली कि स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्पीड पूछ लिया, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर ले, पैरेलल में पूछ ले कि एक की स्पीड इतनी है, दूसरे की स्पीड कितनी होगी, उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ ले। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, एक बार करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। पाइप और सिस्टम्स और जो वर्क वाला एफिशिएंसी वाला होता है ना, वो दोनों क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो सेम होता है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन एक साथ ही प्लेस कर दिए। देखो ए और बी इनमें नॉर्मली क्वेश्चन कैसे बनते हैं पाइप और सिस्टम्स में, एक पाइप को खोल दिया, दूसरे पाइप को खोल दिया, तीसरे पाइप को खोल दिया, अब बताओ तीनों कब भरेंगे। या फिर एक पाइप को खोल दिया, दूसरे पाइप को खोल दिया, इसको बंद कर दिया, तो बताओ कब भरेंगे। या फिर एक पाइप को खोला है, 2 पाइप को 4 मिनट बाद खोला, 3 पाइप को इतना मिला, तो ये बताओ कब भरेंगे। तो ये चीज हो गया। फिर वही यही कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी वाले में भी रहता है कि ए की एफिशिएंसी इतनी है, बी की एफिशिएंसी इतनी है, सी की एफिशिएंसी इतनी है, तो बताओ ए और बी कितने टोटल में काम कर लेंगे, सी कितने काम में अकेले में काम कर लेगा, तीनों मिला के कितने दिन में काम कर खत्म कर लेंगे। ये वाले क्वेश्चन है। ए और बी 10 दिन है, सारे को देखोगे सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, ठीक है। तो पाइप और सिस्टम्स और वर्क और एफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन है वो कर लेना। फिर नंबर सिस्टम से तो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ईजी होते हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने पूछ लिया कि एक नंबर है वो उसका 3 टाइम्स है, वो उसका 4 टाइम्स है। फिर वो सी बी एक नंबर है जो बी का 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, फिर जो बी है वो उसका 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है सी का। तो अब बता दो कि थर्ड नंबर क्या होगा, इनका सम इतना है, ऐसा कुछ।
परफेक्ट स्क्वायर केस में बताओ कि कितना मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर यहाँ पे पूछा है कि इतने ऐसे कितने नंबर हैं जो सिंगल डिविजिबल है या फिर वो इनसे डिविजिबल हो जाएंगे एलसीएम लेके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे फिर वापस से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इस नंबर को, तो वो चीज क्वेश्चन पूछ ली। फिर हमें पूछा गया कि 72 जो है एम और एन है, तो एम और एन की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो बता दो। तो वही 72 का एलसीएम निकालो, एम और एन की वैल्यू निकालो, फिर सॉल्व करो। एक वैल्यू दे रखी है, इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है कि एन की कौन सी हो सकती है। फिर यहाँ पे वो नेचुरल नंबर, वो आपको सम वाला क्वेश्चन पता होगा कि सम ऑफ क्यूब्स क्या होते हैं, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं। सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स वाला फॉर्मूला होता है। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है। और नॉर्मली सम क्या होता है किसी भी नंबर का, एन एन प्लस वन बाई टू। तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड नेचुरल नंबर्स वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन वही वैल्यू पे पुट करना, अलजेब्रा में भी लगाया था, यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट एंड पॉजिटिव नंबर का तो बता दो उनका सम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा। फिर यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, जैसे डिवाइड कर दें हम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को, तो हमारी एन की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये चीज क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे इनकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा अगर आप इसको डिवाइड कर दो, तो या फिर एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। टू डिजिट नंबर थे उनको रिवर्स कर दिया तो ये सम बना, अब इसको ये कर दिया तो ये नंबर बना। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड की वैल्यू 72 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। फिर हमसे पूछा 10 टू द पावर 20 है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस वाला क्वेश्चन है ये। अगर किसी भी नंबर में हम 10,000 ऐड कर दें तो ये डिविजिबल, इस 10,000 में आप कौन सा नंबर ऐड करोगे कि वो डिविजिबल हो जाएंगे, इससे तो इसका एलसीएम लेना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो उसमें ऐड कर देना, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे एन प्लस एन ये वाली चीज दे रखी है, सम बताना है 20 टर्म्स का, तो बता दोगे एन का क्या होता है, एन प्लस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एन टर्म वाला, आंसर निकल जाएगा। परसेंटेज देखो, परसेंटेज में बहुत क्वेश्चंस, परसेंटेज है ना सीईपीएफ को बड़े इसी क्वेश्चंस आते थे, ए का इतना परसेंट डबल है, इसका इतना परसेंट है, आराम से निकल जाएगा। डिफरेंस क्या होगा, परसेंटेज एम्प्लॉयर वो इतना कमाते हैं, इतना पर वीक कमाते हैं, ए की इनकम इतनी है, बी की इनकम इतनी है, सी की इनकम इतनी है, टोटल सी की इनकम इतनी है, परसेंटेज कितना होगा निकाल दो। इसको इतने वोट मिले, इसको इतने वोटिंग वाला क्वेश्चन है, इसको इतने वोट मिले, इतने वोट से हार गए, तो बताओ कितना होगा। रेक्टेंगल का एरिया अगर हमने 60% डिक्रीज कर दिया तो उसका लेंथ अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो उसकी ब्रेथ को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि एरिया सेम रहे। अगर हम स्ट्रेच करें किसी वायर को तो उसका रेडियस रिड्यूस हो गया, तो बताओ लेंथ को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये वाले क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत। ये 35 नंबर किसी नंबर का इतना है, तो बताओ 27 नंबर परसेंटेज क्या होगा। 125 क्वेश्चन है, उसमें से उसने 40 तो सही करे, इतने गलत करे, तो बताओ टोटल उससे कितने सही करे या कितने गलत करे या कितने उसे अनअटेम्प्ट करे। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है। 1/6 एक नंबर का 53, तो बताओ उस नंबर का 57% क्या होगा। ये 200% और 300% इंक्रीज कर दिया, तो ये फ्रैक्शन ये हो गया, तो बताओ उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। अब देखो 2023 का मैंने बोला था ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन 2003 में सबसे पहले पूछा गया था। तो जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं ना, आप ये पढ़ के जाना आपको पेपर निकल जाएगा, यही से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी पर्सन पेपर नहीं बना रहा, जो पेपर बना रहा है वो यूपीएससी पेपर बना रही है, और यूपीएससी ये आपको बता के नहीं बना देगी हम ये वाले इस टॉपिक से क्वेश्चंस देंगे। तो करके सब कुछ जाना है, पढ़ के सब कुछ जाना है, लेकिन बस पॉइंट इतना ध्यान रखना है कि जो हम पीवाईक्यू के अंदर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे होने चाहिए, और वो टॉपिक में से कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चन वो कि इतने इसने करेक्ट करे, इसका इतना स्कोर आया, इसने इतने गलत करे, इतना स्कोर आया, या फिर इतने करेक्ट करेगा तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, इतने अगर गलत करेगा तो -1 मार्क्स होगा। तो टोटल कितने अटेम्प्ट करें, कितने अनअटेम्प्ट करें, वो क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आया, डिस्काउंट पर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पे क्वेश्चन करने लगा कि इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना जीएसटी लगा, उसने फाइनली उसको इतने मार्क प्राइस पे बेचा, तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन, कितना कॉस्ट प्राइस रहा उसको डिस्काउंट लगातार इतना दे रहा जा रहा है, मार्क प्राइस इतना रखा, तो बताओ उसको कितना कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मार्क प्राइस इतना है, इफेक्टिव डिस्काउंट इतना दे रहा है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट उसको टोटल कितना मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत इजी क्वेश्चन थे। हाइट एंड डिस्टेंस वाला अपन क्वेश्चन करते थे ना, ये बना के एक है पेड़, एक राउंड समतल है, 1030 और 1060 वाली वैल्यू पे पुट करके वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करते थे उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड भी कह सकते हैं। प्रेजेंट हाइट है, फिर वो ट्री की लेंथ है वो टूट गई है, तो बताओ कितनी लेंथ हुई। तो ये वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस पे करके जाना। 10th की जो बुक है एनसीईआरटी उसमें से कर लेना, हो जाएगा आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आराम से। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो 10th की बुक कर लो। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी कर लो 10th तक की, 9th और 10th की बुक कर लो, आपको पूरा मैथ्स निकल जाएगा। देखो 8th तक तो सबको आती है, 9th और 10th एक बार कर लेना तो ये निकल जाएगा।
नंबर ऑफ वेज में कितना अरेंज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है इनकी। फिर यहाँ पे 5 कपल है, उनको साथ में बिठाना है, 5 चेयर है, तो कैसी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। 6 बॉल्स हैं, उनमें से 5 डिस्टेंस बॉक्स में पुट कर दी है, तो बताओ कितनी उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये सारे क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शंस, फादर और मदर की एज ये है, 15 साल बाद इतनी हो जाएगी। अब बताओ कि ओरिजिनल एज क्या थी, कितनी हो जाएगी। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन कि इतना इन्वेस्ट करा है 1 साल के लिए, तो बताओ कि टोटल कितना रेशियो में उनका प्रॉफिट होगा, या फिर बी को अगर इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो टोटल प्रॉफिट उन्हें कितना हुआ था। इनकम में दे दिया, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन हो गया कि इनकम, किसी भी इनकम है उसका एक्सपेंडिचर है, तो टोटल उसकी कितनी हो जाएगी सैलरी। इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन होता है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। फिर उसने यहाँ पे गोल्ड, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। कॉस्ट ऑफ गोल्ड, नहीं, हाँ ये शायद थोड़ा सा हार्ड था, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन है कि गोल्ड का पीस कितना होगा। शायद ये वही क्वेश्चन है कि कितना उसे प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। फिर मेंसुरेशन में आप सारे फॉर्मूला याद कर लेना। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, सर्कल का सर्कमफेरेंस, ट्राइंगल, सारे एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या एरिया होता है, वो सारे क्वेश्चंस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे क्यूबिकल कंटेनर है, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ लिया है कि कितना वॉल्यूम आएगी। ये आपको डायग्राम दे रखा है, आपको ये वाला एरिया पूछा है। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होगा, तो आप आराम से निकालोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्फेरिकल मेटल की बॉल है, बड़ी बड़ी बॉल है, उनको एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ कितना होगा। छोटी छोटी 8 बॉल थी, 8 बॉल को एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ इसका रेडियस क्या होगा या फिर इसकी वॉल्यूम क्या होगी। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड था। ऐसे बोला गया था 23 में कि 3 ट्रायंगल दे रखे, इनसे ये 3 ट्रायंगल ऐसे ज्वाइन करे हुए बनाए गए हैं, इनसे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है, तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया टोटल कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन, तो ये भी हो जाएगा आराम से। फिर मेंसुरेशन में देखो, फिर पूछा है ये वाला क्वेश्चन, गोट वाला क्वेश्चन भी करवाया था अभी कि ये वाली गोट ऐसे चल रही है, फिर यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है, तो बताओ टोटल एरिया उसने कितना कवर करा। न्यू स्फेरिकल बॉल है, आयरन से है, उसको मेल्ट करके 2 बॉल में बता दिया, तो रेशियो पूछ लिया ओरिजिनल वॉल्यूम का और स्मॉलर बॉल के वॉल्यूम का कितना होगा। सर्कल और स्क्वायर का सेम पैरामीटर है, तो बताओ उनके एरिया में क्या रिलेशन होगा, उस क्वेश्चन पे पूछ लिया है। फिर उसके बाद अदर्स में देख लो, ये इक्लिप्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको अगर वैल्यू पुट करके करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ट्रायंगल में अपन ग्राफ में प्लॉट करते थे ना 10th के अंदर, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाली वैल्यू, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, फिर इसका कितना आंसर होगा, कितने पॉइंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। अब ये अदर क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन में ये वाला देखो, ये वाले क्वेश्चन की मैं बात करी थी, ये थोड़ा हार्ड है। इस क्वेश्चन में एक किंग ऑर्डर देता है कि 10 kg गोल्ड होना चाहिए, फिर वो कोई चुरा लेता है उसमें से, तो सिल्वर चुरा लेता है, फिर उसमें कुछ लगा देता है, तो बताओ कितना उसको फायदा हुआ या फिर उसने कितना चुराया है। ये थोड़ा सा हार्ड है, इसकी लॉन्ग कैलकुलेशन है, लेकिन हो जाएगा। ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है कि पहले 50 रुपए थी, अब 75 रुपए हो गई है, पहले वो 100 kg खरीदता था, अब बताओ कितना kg खरीदेगा। आंसर नॉर्मली है, पहले वो 30 समोसे खाता था 12 रुपए में, अब क्या होगा कि उसकी प्राइस जो है बढ़ गई, 1 समोसे की बढ़ गई, तो बता दो कि अगर उसको 15 समोसे खाने होंगे तो कितने रुपीज में खाएगा। तो ये चीज है, डिमांड पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन है, पॉजिटिव और नेगेटिव कितने होंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 नंबर 124 नॉर्मल जो मैथ्स होती है ना उसके क्वेश्चन है 123। ये कॉइन वाला क्वेश्चन है कि एक बैग में 2 रुपए के इतने कॉइन है, 5 रुपए के, 10 रुपए के इतने कॉइन है, तो बता दो टोटल कॉइन 2 रुपए के कितने, 5 रुपए के कितने हैं। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन था, थोड़ा सा इजी था, वही कमोडिटी वाला कि 90 रुपए से 110 रुपए हो गए, इसकी यूनिट की डिमांड 140 से 160 हो गई, तो बताओ उसको कितना कोफिशिएंट रहा, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना मैच खत्म होता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, अब रीजनिंग के क्वेश्चंस देखो। रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे और इस बार 23 के अंदर भी क्वेश्चन बहुत इजी थे, ऐसा सच हार्ड नहीं थे। मिरर इमेज और वाटर इमेज प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे मिरर इमेज से 2021 के अंदर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होता है। वाटर इमेज से ट्रांसपेरेंट पैटर्न है, वो मिरर इमेज के क्वेश्चन है। मिरर और वाटर प्रिपेयर कर लेना। मिरर में आप लोगों को पता है क्या डिफरेंस होता है, वाटर में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डाइस से क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक बार का क्वेश्चन है, डाइस से भी क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ईजी होता है, तो ये आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो नंबर सीरीज से थोड़े से क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में वही अगर अपन मैथ्स के अंदर भी उनको सॉल्व करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उस चीज से सॉल्व कर लेना। इसके बाद क्या सीक्वेंस आएगा या फिर इनमें से कौन सा रॉन्ग टर्म है, वो चीज पता करनी है। फिर वापस से मिसिंग टर्म कौन सा आ रहा है, वो चीज है। इन ये जो सर्कल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, इनमें से कौन सा लॉजिक लग रहा है हमें वो देखना है। इनमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो देखना है। यहाँ पे भी वापस से कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है हमें वो चीज देखनी है।
ठीक है, ये सिंपल सी चीजें करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सिलॉग्स से जो क्वेश्चन आते हैं, सिलॉग्स बहुत इजी होता है। मैंने रीजनिंग ढाई साल पढ़ाया, मुझे सिलॉग्स बहुत, बच्चों को बहुत हार्ड लगता था, लेकिन मुझे बहुत इजी लगता था, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बारे में पूछ रखा है, बहुत इजीली वेन डायग्राम से हो जाते हैं। वेन डायग्राम में फिर क्वेश्चन पूछ रहे कि जुपिटर, मार्स और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन हो गए। ये सारे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। फिर वहाँ पे भी ये वाले भी सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और यहाँ पे भी कंक्लूजन दे रखा है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन थे, 2015 तक पूछे गए, लेकिन 2023 में फिगर बेस्ड क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे कोई पैटर्न दे रखा होगा, एक पैटर्न एनालॉजी अपन सॉल्व करते थे रीजनिंग में, एक पैटर्न दे रखा होगा, वो पैटर्न यहाँ पे फॉलो करके हमें आंसर निकालना होता है। सिंपल, यहाँ पे कोई पैटर्न होता है, फिर इन में कोई पैटर्न होता है, वो पैटर्न लगा के यहाँ से आंसर निकालना होता है। अब हमसे पूछा गया कि इसमें ये वाले फिगर में ये जो फिगर दे रखे हैं, इनमें से ये फिगर, मतलब इनमें से कौन सा फिगर इस फिगर का पार्ट है, कौन से इसमें से निकाल के निकाला गया है। ये 2003 का जो क्वेश्चन था वो वोवेल और परसेंटेज पे था, तो इसमें रीजनिंग भी और इसमें मैथ्स भी है। फिर उन्होंने पूछ लिया था कि ए और ई जो दो वोवेल हैं उनका कितना परसेंटेज होगा, टोटल अपर केस और लोअर केस में किसको लिखा जाएगा, तो कुछ नॉर्मल है। फिर यहाँ पे ये एक पैटर्न दे रखा है, इनमें से पूछा है कि इनमें कौन सा डिफरेंस है, तो वही ए बी नंबरिंग कर लोगे, या फिर मिरर इमेज देख लोगे कि इसकी मिरर इमेज सेम है, इनमें से सारे की मिरर इमेज सेम आ रही है नहीं आ रही है, या फिर नंबरिंग कर लेना। फिर क्लॉक और कैलेंडर से मुझे नॉर्मली क्वेश्चन कम मिले हैं जितने क्लॉक से मिले हैं। क्लॉक के अंदर सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि क्लास इतने बजे स्टार्ट होती है, इतने बजे खत्म होती है, इनके इंटरवल के अंदर 5-5 मिनट का गैप होता है, तो बताओ टोटल कितनी क्लासेस होगी, या फिर नेक्स्ट ड्यूरेशन पे कब क्लास होगी। फिर आवर एंड और क्लॉक मनी टाइम के अंदर बीच में कितना डिफरेंस होता है, इतना बज रहे थे ईस्ट में, तो ये वैसे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्लॉक में लगा दिया, ठीक है। ये ज्योग्राफी से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होता है ईस्ट और वेस्ट लैटिट्यूड, ईस्ट से वेस्ट जाते तो ऐड होता है टाइम, वेस्ट से ईस्ट जाते तो ऐड होता है टाइम, अगर ईस्ट से वेस्ट जाते, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो ऐड हो रहा है, ईस्ट से अपोजिट जा रहे हैं तो टाइम एक भी घट रहा होता है, तो ये वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे कैलेंडर पे क्वेश्चन पूछा, देखो 29 फरवरी को उन्होंने बोला कि थर्सडे, तो उन्होंने पूछा कि ट्यूसडे अब कितनी बार बढ़ेगा, या फिर नेक्स्ट ट्यूसडे कब आएगा, उस मंथ को अगले साल वो चीज कब, अगले साल को इसी डेट पे कौन सा डे होगा, तो ये सारे क्वेश्चन है। फिर वापस यहाँ पे पूछा कि टाइम क्या होगा, कितनी जब 12 मिनट का डिफरेंस होगा तो इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा, ये चीज पूछा है। एनुअल होने टाइम वापस से वही क्वेश्चन की इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर वहाँ पे लीप ईयर संडे के बारे में करंट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि the first day of the year other than the leap year was Sunday, then which of the last day कौन सा होगा ईयर का। अगर yesterday ट्यूसडे था तो सैटरडे कब होगा, ये चीज पूछी गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट डे ऑफ मार्च अगर संडे है तो फरवरी क्या होगा नेक्स्ट ईयर की, तो वही क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन है, थोड़ी सी इजी होते हैं, आराम से कर लोगे आप। क्लॉक में आवर एंड और मिनट टाइम पे प्रिपेयर कर लेना, उनका एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे अप्लाई करना होता है, इतने पे घड़ी होगी तो उसका क्या टाइम होगा। कैलेंडर में क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, ईजी होते कैलेंडर, या तो कॉन्सेप्ट से हो जाता है, या फिर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला से कर लेना। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर और रैंकिंग। ऑर्डर और रैंकिंग से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि ये फर्स्ट स्टेप पे इनके बीच में इतने लोग होंगे, वो एक स्टेप चढ़ा तो वो कैसे होगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस से भी सिर्फ एक क्वेश्चन मिला, वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था कि ईस्ट जो हो गया, ईस्ट वेस्ट को हमने एक नया नाम दे दिया, इसको हमने साउथ ईस्ट नाम दे दिया, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, तो उसके हिसाब से रोटेट करके कर लेना, निकल जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो बोर्ड को अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका क्या होगा, अगर इसमें ये कोड है तो इस वाले का कोड क्या होगा। फिर हमसे पूछा कि ग्राम्बल का कोड ये चीज है तो फ्लावर का कोड क्या होगा। सिंपल क्वेश्चंस बने। फिर ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे। एक तो उन्होंने डायरेक्टली पॉइंट आउट कर लिया कि एक पर्सन है, ये इसकी मदर से ब्लड रिलेशन को ट्री बना के सॉल्व कर लेना, ये इसकी मदर है, ये इसकी डॉटर है, तो इसका क्या रिलेशन होगा। फिर यहाँ पे एम इसकी ब्रदर, वो ट्री बना के सॉल्व करना। फिर यहाँ पे सेल्फ पॉइंटेड भी होते हैं कि वो मेरी मदर की फादर की सिस्टर है, डॉटर है, तो वो मेरी क्या हुई, ऐसा कुछ रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन हो जाएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पे मिरर के अंदर कौन कौन सेम दिखेगा वो पूछ लिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे कौन आएगा वो पूछ लिया। अल्टरनेटिव लेटर्स में अपोजिट कर दिए, लोअर कर दिए, तो कितने वोवेल आएंगे। ये सीरीज दे रखी है आपको, ये हो जाएगा। ये ABCD है, इनको नंबरिंग करनी है 1 2 3 से, तो ये चीज हो जाएगी। अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो अल्फाबेट्स हैं 1 से A से लेकर Z तक के आपको सबके नंबर याद होने चाहिए बाय टिप्स। जैसे A का नंबर 1 है, T का नंबर 20 है, और अगर S का नंबर 19 है, R का नंबर 18 है, U का नंबर क्या है, U का 21 नंबर आता है, E का 5 नंबर आता है, J का 10 नंबर आता है, तो ये सारे टिप्स पे याद होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके एक सेकंड नहीं 5 सेकंड में, मतलब 10 मैक्सिमम 10 सेकंड्स में हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। फिर पजल बैंकिंग जितनी हार्ड नहीं आती है, पजल्स बहुत इजी से आती है।
अच्छा बुक रखी हुई है, हिस्ट्री बुक इसके ऊपर है, तो आप टेबल बना के अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ रखा होगा तो आपसे ये आराम से हो जाएंगे। थोड़े से इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, 5 फ्रेंड्स है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये आपको असाइन करने के लिए पजल दे रखा है, फिर उससे बीच में उसके बाद में स्टेटमेंट पूछ लेंगे कौन सा स्टेटमेंट इस पजल के हिसाब से करेक्ट है, आपको वो अरेंज करना है। ये काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर और ट्राइंगल जो है, ये वाले जो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर से, ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसकी एक ट्रिक है, तभी वीडियो बना के मैं इसको चीज को सॉल्व करवा दूंगी। ट्रिक्स किसी में ट्रिक्स लगती हैं और किसी में नहीं लगती, तो ये काउंटिंग ऑफ द फिगर्स अपन ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अगर फॉर्मूला बताओ तो ये इजीली हो जाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चंस, ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस है, ये आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इसको काउंट कर लेना, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर ये हमारा रीजनिंग खत्म हो जाता है, रीजनिंग। उसके बाद वो इकोनॉमी है, तो हम बाद में देखेंगे। और इकोनॉमी वैसे भी हम पहले देख चुके हैं, मतलब मैंने पहले कर लिया उस चीज को। तो अब अपन यहाँ पे रीजनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज हमारी खत्म होती है। अब मैं इसको ये कह सकते हैं कि रीजनिंग में इजी पेपर है, पेपर तो बहुत इजी आ रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है पेपर को सॉल्व करते वक्त। कुछ टॉपिक्स हैं, काउंटिंग ऑफ द फिगर्स हो गया, क्लॉक और कैलेंडर हो गया, मोस्टली क्वेश्चन इनसे ही पूछे जा रहे हैं, और अगर इनसे हटके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनसे बन जाएंगे, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है, ठीक है, रीजनिंग का। तो यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है रीजनिंग का एनालिसिस।